नाजरीन, हमेशा आपने देखा टीवी शो में भी देखते होंगे कि हम सियासत को डिस्कस करते रहते हैं और बहुत से सब्जेक्ट को हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन जो हमारी ख़वातीन के मसाइल हैं या इस्लाम में ख़वातीन को कितना पावरफुल करार दिया गया है, उनके क्या हकूक़ हैं, और इसके अलावा क्या पाकिस्तानी सियासत में ख़वातीन का क्या किरदार होना चाहिए, या अगर बाकी शोबा ज़िंदगी की हम बात करते हैं तो पाकिस्तानी ख़वातीन उसमें क्या किरदार अदा कर रही हैं, इसी पे बात करने के लिए आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं सदफ आसम अब्बासी साहबा, जो कि इस्लामाबाद चैम्बर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासी और समाजी रहनुमा राना मोहम्मद अफजल साहब ने। तो मैं सबसे पहले अब्बासी साहब की तरफ ही जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, आप ये बताएं, आप क्या समझती हैं कि इस्लाम ने जो खवातीन को हकूक दिए हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, क्या किसी और मज़हब में इसकी कोई मिसाल मिलती है? सबसे पहले तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। ये बहुत ही मेरे दिल को करीब एक आपने सब्जेक्ट चूज किया है, क्योंकि आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने औरत को वो तमाम हकूक दे दिए थे कुरान पाक में, जो आज हम जिसके लिए सड़कों पे जाते हैं, जिसके लिए हम डिमांड करते हैं। क्योंकि अगर हम उसी चीज़ को सूरह निसा को ही अगर हम एक दफ़ा पढ़ लें जी, और एक दफ़ा हम उसकी तफसीर सही तरह हमें समझ में आ जाए, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें 1400 साल पहले वो हर हक, जिसमें उसकी विरासत का हक है, उसको उसकी क्या राइट्स हैं, उसकी क्या कुछ भी यू नेम इट, औरत की हर किस्म की एम्पावरमेंट कुरान में कर दी गई आज से 1400 साल पहले। जी बोलिए आप। उसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक एग्जाम्पल बनाई गई, जिसमें वो सबसे ज्यादा एक लर्नेड औरत थी, जो यंग थी, जिनको पढ़ाई का, तालीम का शौक था। यानी वहां से बताया गया एग्जाम्पल के साथ कि बेटियों की तालीम कितनी जरूरी है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज द बेस्ट एंटरप्रेन्योर। वो एक बिजनेस की औरत थी, जिनको माशाल्लाह उस जमाने की सबसे ज्यादा समझ थी। उनके पास दूर दराज से लोग आते थे बिजनेस सीखने के लिए, क्योंकि उनको इस चीज का इतना फहम अल्लाह ने दिया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी चीज से उनसे अट्रैक्ट हुए और उन्होंने उनसे शादी की। तो अल्लाह ने तो औरत को बेशुमार सलाहियतें दी हैं माशाल्लाह। साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सर, आप ये मुझे बताएं कि मर्द जो होता है वो किस तरह खवातीन के जो हकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, और एक खवातीन को ग्रोथ करने के लिए मर्द का क्या किरदार होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़ भाई, आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। देखें जी, जो मर्द होता है उसकी मिसाल जो होती है वो इस तरह से मैं आपको दूंगा कि आप देखते हैं एक घोंसला जो होता है उसमें आप देखें जो बच्चे होते हैं उसके लिए जो माँ और बाप तगोदो कर रहे होते हैं, उनके लिए वो खुराक का बंदोबस्त करते हैं, उनके लिए वो हर तरह से धूप और छाँव का ख्याल रखते हैं। तो मर्द जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो घर का जो रोजगार होता है उसके लिए वो मारा मारा फिरता है, और उसके लिए वो हर तरह के वसाइल जो हैं वो अपने बुरुएकार लाता है और उनकी हर जरूरियात को पूरा रखता है। वो सिर्फ उनका जो एक आप समझ लें कि उसकी बुनियादी जरूरियात हैं जो खाने पीने की, उसके अलावा उनके लिए वो छत मुहैया करता है, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ देता है, उनको वो प्रोटेक्शन देता है। तो मर्द का जो है वो किरदार उसी तरह से है जिस तरह से औरत का है, और अल्लाह पाक ने दोनों को बराबर हकूक दिए हैं। तो जितनी एक मर्द की इज्जत होनी चाहिए उतनी ही औरत की इज्जत होनी चाहिए। और ये जो एक हमारे मुआशरे में डिफर आ गया है, आप इक्का दुक्का उसके वाकयात भी देखते हैं, हम उसको कंडेम भी करते हैं। जो आपके घर में जब शादी होती है आपके बच्चे की, तो बहू आती है, तो उसके लिए आप वो गोशा नहीं रखते जो आप अपनी बेटी के लिए रखते हैं। वो भी बेसिकली आपकी बेटी ही होती है, वो भी किसी की बेटी है, वो आपके घर में बेटी बन के आती है। तो आपके साथ अपनी बेटियों जैसा और अपने बेटों जैसा सलूक उसके साथ करना चाहिए। और फिर उनके यहाँ अल्लाह पाक जब उनको औलाद देते हैं, तो जब बेटा होता है तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं और बड़ा वो किया है। तो जब बेटी होती है तो वो थोड़ा सा लोग उसको जो है ना और तरह से समझते हैं, हालांकि ये अल्लाह की रहमत है। जो बेटी है उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ये कि अल्लाह पाक ने उसको रहमत बना के भेजा है। तो आप तो देखें, आप हर वक्त आपको अल्लाह पाक से खैर और उसकी रहमत
मांगनी चाहिए और उसकी नेमत मांगनी चाहिए। तो अल्लाह पाक आपको जहां नेमत देता है वहां रहमत भी देता है, तो ये आपके ऊपर एक बड़ी करम है अल्लाह पाक की जात का। अच्छा मैडम, आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। आप मुझे ये बताएं, अगर हम कुछ अपने पाकिस्तान के रूरल एरिया की बात करते हैं, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, वहाँ आज भी जो खवातीन है उनकी तालीम पे जो है ना उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती जो होनी चाहिए। ठीक है, उसको घर की चार दीवारी तक महदूद रखा जा रहा है। आप क्या समझती है खवातीन की तालीम के बारे में, आप क्या कहेंगी कि कितनी जरूरी है? जी, तालीम सबसे ज़रूरी चीज़ है जी, क्योंकि तालीम इंसान की ज़िंदगी में उसको एक फिनेस देती है और उसी तालीम के बलबूते पे, क्योंकि एक माँ को अल्लाह ने इतना वास्ट रोल दिया है कि पहले वो उसकी औलाद होती है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरबियत करना माँ का पहला फ़र्ज़ है, और उसके बाद अगर एक पढ़ी लिखी माँ जिस किस्म की औलाद को परवान चढ़ा सकती है और वो जिस तरीके से वो बच्चे माशरे में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसकी एक मिसाल उसी तरह है जैसे एक भरा हुआ डब्बा और एक खाली डब्बा। तो अगर आप एक बच्चे को अच्छी तरह से ग्रूम करना चाहते हैं, तो कहते हैं ना कि अगर आपको एक अच्छा माशरा चाहिए तो आप अच्छी माएँ उस माशरे को दें। इसी तरह वही अच्छी माँ होती है जिसके पास तालीम होती है, जिसके पास विजडम होता है, फहम होती है, वो अपनी औलाद को चीज़ें ट्रांसफ़र करती है इनएविटेबली। इसीलिए अल्लाह ताला ने औलाद माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी है और उसके बेतहा हकूक रखें, क्योंकि माँ के ऊपर भी एक बहुत बड़ी अल्लाह ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि वो एक लिटरली पूरी की पूरी कौम को जो है वो परवान चढ़ाती है और उसको वो ग्रूम करती है। तो तालीम जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आप जब अपनी बच्चियों को तालीम देते हैं तो वो बड़ी होके अपनी उसी तालीम पे बच्चियों को तो एक औरत स्पेशली जो है वो, क्योंकि अल्लाह ने एक औरत को मर्द की लेफ्ट पसली से पैदा किया है, क्योंकि लेफ्ट पसली दिल के करीब है और उसका हर रिश्ता प्यार का है, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, तो एक बीवी के रूप में। तो इसलिए जब उस औरत को एक तालीम के साथ अच्छी वो तरबियत देती है तो वो माशरा जिस तरीके से थ्राइव करता है उसकी मिसाल आप कहीं भी नहीं आपको मिल सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रज़ा साहब, आप चूंकि सियासत से भी आपका बड़ा गहरा तल्लुक है, सर मुझे ये बताएं, कोई भी हुकूमत है, जैसे मैंने अभी मैडम से भी बात की, कुछ रूरल एरिया आज भी ऐसे हैं जहाँ औरतों की तालीम पे इतनी तवज्जो नहीं जाती, उनको घरों तक महदूद रखा जाता है। सर आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को अवेयरनेस फैलाने के लिए किस किस्म के इक़दाम करने चाहिए? देखें जी इजाज़ भाई, बात ये है कि आजकल जो माहौल है, आजकल का जो मुआशरा है, इसके अंदर जो औरत के लिए ये चाहिए कि हुकूमत ये करे कि बच्चियों के लिए करीब तरीन जो स्कूल हैं, तालीम के मौके हैं, वो मुहैया करे ताकि उनको ज्यादा दूर ना जाना पड़े, सरवाइव ना करना पड़े उसके लिए। तो उनको हर जगह पे तालीम के मौके मिलने चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि खास तौर पे, जैसे मेरी बहन ने अभी बात की, मेरी बहन ने बड़ा खूबसूरत इन्होंने बात की कि एक आपका जो मुआशरा बनता है वो उसको औरत ही बनाती है। अगर आपकी जो माँ है वो अच्छी होगी तो वो आपकी तरबियत अच्छी करेगी और उससे आगे जो मुआशरा चलेगा वो बड़ा महज़ब और अच्छा मुआशरा चलेगा। तो बच्चियों के लिए ख़ुसूसन तालीम जो है वो लाजमी देनी चाहिए। तालीम का मतलब ये नहीं होता कि आप वहाँ जाके हिसाब किताब और इंग्लिश, तालीम का मतलब ये है कि आपको कुरान पाक की, कुरान और सुन्नत की, हदीस की तालीम जो है वो भी ज़रूरी है, बल्कि वो पहले है। तो उस तालीम की तरफ बच्चियों को लेके जाना चाहिए और इससे आपका जो मुआशरा है वो ग्रूम करेगा, उससे मुआशरे में बेहतरी आएगी और मुआशरे के अंदर जो थोड़ी सी अभी आप देखते हैं इन दिनों में खलश है वो बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ उसका जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देने की ज़रूरत है वो बच्चियों की तालीम व तरबियत और बच्चों की तालीम व तरबियत के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए और ख़ास तौर पर इस्लामी तालीमात जो हैं उनको नंबर 1 पे हमें रखना चाहिए, क्योंकि उससे जब से हम थोड़ा सा पीछे हटे हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी जो यहाँ पहले नहीं था, जो डाइवोर्स की रेशियो है वो ज्यादा हो चुकी है। हमें इस पे गौर करना चाहिए और हमें इसके ऊपर गौर व फिक्र करके इन जो मसाइल हैं इनको हल करना चाहिए और हमें सस्ती और करीब तरीन जो है तालीम जो है उसके मौके जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हर जगह पर मुहैया करें। ठीक हो गया मैडम, जैसा कि राना साहब ने कहा कि अगर हम वही तलाक की शरह को देखें तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप क्या समझे इसकी क्या वजूहात है? एक तो मीडिया का बहुत ज्यादा आजाद हो जाना, या आप ये समझती हैं कि माशरे में ज्यादा बेराव और रवि ज्यादा हो गई है, या खवातीन को उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता, उस तरह की तालीम नहीं जाती
کہ وہ معاشرے کا مقابلہ کر سکیں. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھی بات کی ہے ران صاحب نے, اور میں یہی اس وقت سوچ رہی تھی کہ میں اس کا جواب یہی دینا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے نا جی, اس سے لوگ, ہمارے بچے انفارچونیٹلی اس کے ایک قید میں گھس گئے ہیں. وہ ایک جیل ہے. ہم لوگ جب فونوں پہ ہوتے ہیں, اپنے سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, ہم قریب لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں اور دور لوگوں سے قریب ہو جاتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے جی کہ ہم ویسٹ کے پیچھے بھاگنے شروع ہو گئے ہیں, اور ہم ان کی روایات اور ان کی چیزوں کو ہم امپریس ہو کے ہم ان پہ وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں. آلدو ویسٹ جو ہے وہ واپس آ رہا ہے اب ان چیزوں پہ. وہ کہہ رہے کہ یہ چیزیں جو پرانی تھیں وہ ٹھیک تھیں. اگر آپ جوز کو دیکھیں تو وہ اپنے بچوں کو اتنا ایکسپوجر دینے ہی نہیں دیتے, وہ ان کو چیزیں کرنے ہی نہیں دیتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جو باہر کی دنیا ہے اس سے بچے جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جی, ہم اپنی ویلیوز بھول کے, اسلام بھول کے, اپنے جو ہمارے اپنی جتنی بھی ہماری اسلامک ویلیوز تھیں یا جو ہماری ٹریڈیشنز تھے ان کو بھول کے ہم ویسٹ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے. تو پھر یہ چیزیں تو ہوں گی جی. ہم وہاں کے سلوگنز یہاں پہ لے آئے ہیں جو ہمیں, وہ سلوگنز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں آلریڈی اسلام میں, قرآن میں اتنی امپاورمنٹ دی گئی ہے کہ اگر یہ جو لوگ شور مچاتے ہیں سڑکوں پہ جا کے کہ یہ نہیں عورت کے لیے, وہ نہیں ہے, وہ تھوڑا سا, میں کہتی ہوں کچھ بھی نہ اور پڑھیں, صرف سورہ نساء کو ایک دفعہ پڑھ کے اس کی کسی اچھے اسکالر سے تفسیر ہی پڑھ لینا, دے ول انڈرسٹینڈ کہ عورت کو کس قدر امپاور کیا گیا. تو ہمیں تو, مجھے تو لگتا ہے کہ میں اپنی اگزامپل اگر آپ کو دوں تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تقریباً 4-5 سال پہلے, اور اس کے بعد اللہ نے جو میرے لیے راستے کھولے اور مجھے اللہ نے وہ فہم دینی شروع کر دی. کیونکہ ہم جب یہ ایک دعا پڑھتے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, تو اللہ تعالیٰ آپ کا قول بھی کھولتے ہیں, آپ کا سینہ بھی کھولتے ہیں, اور آپ کے لیے آپ کے کام میں آسانی کرتے ہیں. تو ہمارے سب تربیت تو ہمیں قرآن میں دی گئی ہے. تو ہم اگر پیچھے ویسٹ کے بھاگیں گے تو ہم تو پھر یہ سب کچھ تو ہوگا جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. رائٹ ہو گیا. رن صاحب آپ یہ بتائیں جو اسلام نے پردے اور حجاب کے متعلق جو احکامات فرمائے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کتنے ضروری ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو انتہائی ضروری ہے. جس کا ذکر قرآن میں ہے, جس کا ذکر حدیث میں ہے, اس کے مطابق جو پردہ ہے وہ ہونا چاہیے, وہ ضروری ہے. دیکھیں جب آپ اللہ کے احکامات سے باہر جائیں گے تو پھر آپ ایکسیڈ کریں گے, تو پھر آپ غلط راستے پہ چلیں گے. تو ہمارا راستہ جو ہے وہ قرآن و سنت کا راستہ ہے. ہمارا جو راستہ ہے, دیکھیں قرآن و سنت کا جو راستہ نا, لوگوں نے تھوڑا سا اس کا مطلب کچھ نہ غلط لے لیا ہے. ہمارا کچھ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ایک آزاد معاشرہ ہے, جو جیسے میری بہن نے ذکر کیا ہے, وہ ہمارے ملک میں ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے. وہ بالکل اس چیز کو نیگیٹو دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ڈھک لیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک حد تک جو ہے جو اسلام کے اندر ہے پردہ ہے وہ اتنا ضروری ہے, اور پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ورک نہیں کر سکتے. دیکھیں خواتین کام کریں, بالکل مردوں کے برابر کام کریں, ان کے پاس مواقع ہیں, ہر جگہ پہ ہیں اور پردے میں رہ کے ہیں. تو آپ اس پہ کام کریں, اس کے مطابق آپ چلیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے میڈم, یہ جو بچوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن آپ میڈیا پہ ایسی باتیں آپ کے سامنے سے گزرتی ہوں گی, جو زیادتی کے کیس ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں ان کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارا قانون کمزور ہے, یا ہماری تعلیم و تربیت میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, یا اس کے علاوہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی ویکنس ہے؟ یہ جی دیکھیں کسی ایک کو آپ بلیم نہیں کر سکتے, یہ بہت ساری چیزیں مل کے فیکٹرز بناتی ہیں. دیکھیں جب آپ سوشل میڈیا پہ, ایک تو سب سے پہلے تو تعلیم اور تربیت, نمبر 1 از تعلیم اور تربیت. اس کے بعد جی اگر آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں رکھیں گے, آپ ہر چیز وہاں پہ چلا رہے ہیں. معاشرے میں اتنی فرسٹریشن ہے آلریڈی, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے جی. ہر بندے کے آپ دیکھیں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا لیکن موبائل انہیں اٹھا کے رکھے ہوئے, اور وہ بھی ان کا سمارٹ فونز ہیں. جی بالکل. اب جب سارا دن وہ بیٹھ کے, ایک مزدور جو ہے وہ تھوڑی سی سارا دن مزدوری کرے گا اور پھر 10 منٹ کھانا کھانے آئے گا, اور وہ ٹک ٹاک پہ جو فلمیں, انفارچونیٹلی میں کسی کو پن پوائنٹ یا بلیم نہیں کرنا چاہتی, بٹ یہ میرا اپنا پرسنل میری رائے ہے کہ جس قسم کی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ چل رہی ہیں اور وہ فحاشی پھیلا رہی ہیں, وہ کوئی ایسی پازیٹیو چیز نہیں پھیلا رہی. باہر کے ملکوں میں ٹک ٹاک یوز کیا جاتا ہے جی کہ کسی چیز کی آپ نے
रिव्यू बना दिया, किसी चीज का आपने मैथ्स लोगों को पढ़ाई जा रही है, टैलेंट शो कर रहे हैं लोग, यहाँ पे क्या टैलेंट शो हो रहा है, डांस टैलेंट शो हो रहा है यहाँ पे। मतलब आप जब इस तरह की फ्रस्ट्रेशन माशरे में फैलाएंगे या असासी कमतरी में मुब्तला होंगे। बिल्कुल जी, कॉम्प्लेक्सेस भी हैं आपकी, बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं कि हम उसको बजाय पॉजिटिवली डिपिक्ट करें और माशरे में हम उस चीज को बताएं कि देखिए लिबरेशन का आपको, आप उसको सही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिबरेटेड माइंड एक ऐसा होता है जो सोचता है कि मैं प्रोग्रेसिव हूँ, ये नहीं कि मैं जी कपड़े कम पहनने से या फजूल किस्म की हरकतें करने से इंसान लिबरेटेड नहीं होता। लिबरेटेड आपकी सोच होनी चाहिए जिसको आप वसी करते जाएं, और उसको वो चीजें सिर्फ तालीम और अच्छी तरबियत से होती हैं, उसके अलावा तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है मेरा ख्याल है। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो आप कह रहे हैं, ये जी इसमें इदारे क्या करें जी, अगर हमारे घर में मुलाजिम है, ये हर बंदे को एक इंडिविजुअल जिहाद के तौर पे लेना पड़ेगा। अगर मेरे घर में 4 मुलाजिम है और चारों के पास मोबाइल्स हैं, एक तो मैं उनको खुद बिठा के पहले तो समझाऊं कि देखो ये तुम लोग की बच्चियां हैं, हमारी भी बच्चियां हैं, आप लोगों के भी फलाना है, आप लोगों को देखो ये शर्म इंसान के अंदर होती है और ये पर्दा आंख का होता है, ये चीजें इंसान को इस तरह, ये चीजें इसकी अवेयरनेस फैलानी बड़ी जरूरी है। ठीक हो गया राम साहब। चले अब मैं थोड़ा सा सियासत की तरफ आता हूँ, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी सियासत में खवातीन का क्या किरदार है, कहाँ देख रहे हैं आप? देखें जी, पाकिस्तानी सियासत में खवातीन का बहुत बड़ा किरदार है। आपने देखा कि खवातीन की जो मुल्क की पहली प्राइम मिनिस्टर जो थी वो पाकिस्तान की थी, और यहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा जो है वो हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और उसके बाद आने वाले टाइम में जो है इंशाल्लाह हमें मरियम नवाज साहिबा भी जो है वो भी एक टाइम पे इंशाल्लाह आती हुई नजर आ रही हैं। तो खवातीन का जो किरदार है वो बहुत मोहतरमा फातिमा जनाब, बिल्कुल बहुत सी खवातीन ऐसी हैं, पहले हमें तमीना दो ताला जी, तो खवातीन का एक बहुत बड़ा किरदार है पॉलिटिक्स के अंदर और मुख्तलिफ शोबों के अंदर। वो हमारी पायलट्स भी हैं, वो हमारी इंजीनियर्स भी हैं, वो हमारी हर जगह पे हमारी हेल्प कर रही हैं, हमारी मदद कर रही हैं। तो देखें, तालीम जब आप आम करेंगे, जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव करेंगे, आप जब अच्छी ग्रूमिंग करेंगे खवातीन की, तो इंशाल्लाह वो आपके कंधे से कंधा मिला के तरक्की के रास्ते पर वो जो है ना गामजन होंगे। ठीक हो। अच्छा मैडम, आपकी तरफ चले, मैं यही सवाल आपसे भी करता हूँ, क्या पाकिस्तान की सियासत में खवातीन को आना चाहिए? अगर वो आए तो क्या चेंजिंग हो सकती है, क्या बेहतरी हो सकती है, क्या बेहतरी को ला सकती है? जी माशाल्लाह, हमारी तो बहुत सारी औरतें हैं जो सियासत में अभी भी हैं करंटली। हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने कहा फातिमा जना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और इस तरह के बहुत नाम हैं जो हमारी खवातीन हैं जिन्होंने एक डिफरेंस मेक किया है, और वाकई वो बड़ी ही महज़िब और अच्छी औरतें थीं और बहुत अच्छे घरों की लड़कियां थीं। बात यह ना जी कि औरत को, और अल्लाह ने औरत और मर्द को एक एक रोल दिया है, अगर हम उस रोल को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करेंगे तो मर्द जो अच्छाई कर रहा है, औरत भी वही अच्छाई कर सकती है। ठीक हो गया। उसकी पॉलिटिक्स में आना इस तरह फर्क ला सकती है कि वो औरतों के मसाइल को हल करे, उनके मसाइल को वो इस तरीके से उनको एम्पावर कर सकती है कि औरतों के लिए जहां जहां पे उनको लगता है कि हकूक मिसिंग है, कोई ऑर्डिनेंस की मिसिंग है, कोई किसी किस्म का लॉ इस तरह का है जो नहीं एग्जीक्यूट हुआ अभी तक, जो इस्लामिक लॉ है और जिसका हक औरत को चाहिए और मिलना चाहिए, तो वो आई थिंक विमेन पॉलिटिशियंस बड़ी अच्छी तरह से उसको कर सकती हैं। जैसे बेनज़ीर ने आके बहुत सारी चीजें औरतों की थी जिसकी वजह से मतलब माशाल्लाह शी वाज वन ऑफ द आई थिंक शी वाज द लीडिंग वुमेन पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। और इसी तरह मैं कहती हूँ कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो पॉलिटिक्स में आके और बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकती हैं अगर वो करना चाहें तो। ठीक हो। राम साहब, आप ये बताएं, सर जैसे अभी अफगानिस्तान में स्कूल बंद हुए हुए हैं खवातीन, इसी तरह हमारे जो खासतौर पे केपी के या बलोचिस्तान के इलाके हैं, वहाँ तो तसव्वुर ही नहीं है लड़की को स्कूल भेजना, उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे एज ए एक मर्द?
देखें जी, मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जो है बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मसाइल हैं, तो जैसे ही वो मसाइल हल हों, इस काबिल वहाँ पे अमन की सूरत हाल हो जाए कि वहाँ स्कूल खुल सकें, तो फौरी तौर पे खोलने चाहिए, और स्कूलों के साथ साथ वहाँ पे फौरी तौर पे मदरसे भी खोलने चाहिए। जी। और हमें जो है, हम अपने बच्चों को जो है प्रायोरिटी के ऊपर जो है ना, बच्चों को कुरानी तालीमात और उसके बाद दुनियावी तालीमात दोनों जो है वो देनी चाहिए, जिससे वो मुआशरे में बेहतर किरदार अदा कर सकें, हमारा मुआशरा तरक्की कर सके। तो बाकी जो जैसे मेरी बहन ने जिक्र किया है, इन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया है कि सोशल मीडिया जो है उसको एक लिमिट में लाना चाहिए, उसको लाने की ज़रूरत है, और उसके अंदर जो नेगेटिव पहलू हैं उनको रोका जाए और जो पॉजिटिव हैं उनको उजागर किया जाए, उसमें जो है वो तरक्की होनी चाहिए। मैडम, आप चूंकि खवातीन के चैम्बर से भी वाबस्ता हैं, अगर जब आप प्रेसिडेंट, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने खवातीन के हकूक के लिए चैम्बर के हवाले से क्या क्या एक्टिविटीज की हैं, क्या इकदाम? जी, हमारे माशाल्लाह चेंबर क्योंकि औरतों का चेंबर है, इस्लामाबाद वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज है, तो हमारे एक्चुअली हकूक का इतना प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ज्यादा फैसिलिटेशन है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो एम्पावर्ड औरतें हैं या माशाल्लाह जो बिजनेस ऑलरेडी कर रही हैं एंड दे आर सक्सेसफुल, वो ऑलरेडी हमारे चेंबर में का हिस्सा है। हम लोग ये, हमारा चेंबर का बेसिक काम ये है जी कि हम उनको मौके प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने उस बिजनेस को किस तरह से आगे ग्रो करें, और उसके अलावा हमारी वर्कशॉप्स कंडक्ट होती हैं जिसमें उनको डेफिनेटली उनके राइट्स के बारे में, उनको कैसे रजिस्टर करना है, किस तरह उन्हें अपने आप को कंडक्ट करना है। अब तो जी हम एथिक्स पे बड़ा काम कर रहे हैं, अब हम लोग और बड़ी सारी चीजें हम अपने, मेरे टेन्योर में मेरे साथ नाइमा अंसारी हैं प्रेसिडेंट, तो हम लोग मिलके, हम लोग एज अ टीम हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम औरतों को उनके इस हर चीज से अवेयर करें कि उन्हें किस तरीके से अपने आप को कहाँ किस तरह प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। हमारे माशरे में ग्रूमिंग इज मिसिंग। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। रान साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपने मेरे दोनों मेहमानों की बात सुनी, फैसला आप पे छोड़ देते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।